जापान के इस ऐलान से भारत की बल्ले बल्ले। अमेरिका ही नहीं, चीन और पाकिस्तान के भी छूटेंगे पसीना। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चीन भारत का डबल खतरा। भारतीय वायुसेना का तत्काल 90 सुपर राफेल जेट खरीदने पर जोर। F4 वेरिएंट कितना है ताकतवर। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक्सपोर्ट बैन से बौखलाया बांग्लादेश। भारतीयों के लिए 3 लैंड पोर्ट को किया बंद। पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश ने भारत के एक्सपोर्ट बैन के बाद अपने 3 लैंड पोर्ट भूमि बंदरगाह को बंद कर दिया है। ये तीनों लैंड पोर्ट भारत में लगी सीमाओं पर स्थित है। बांग्लादेश का कहना है कि भारत से व्यापार में कमी के कारण अनावश्यक खर्चों को रोकने के लिए इन 3 लैंड पोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया। इसमें नीलफामरी स्थित तिलाहाटी बंदरगाह, चुआडांगा स्थित दौलतगंज बंदरगाह और रंगमती स्थित तेंगामुख बंदरगाह शामिल है। इसके अलावा हबीगंज स्थित बल्ला लैंड पोर्ट पर भी परिचालन स्थगित कर दिया गया है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय में आयोजित सलाहकार परिषद की बैठक के दौरान बंदरगाहों को बंद करने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश की ओर से बंद किए गए लैंड पोर्ट लंबे समय से निष्क्रिय थे। यूनुस सरकार ने यह फैसला भारत के भूमि मार्गों से बांग्लादेश को निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के कुछ महीने बाद आया है। इससे भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पार व्यापारिक गतिविधियों में काफी कमी आई है। शफीकुल आलम ने कहा कि बांग्लादेश के कई लैंड पोर्ट को मंजूरी दी गई, लेकिन अपर्याप्त बुनियादी ढांचों और व्यापार में कमी के कारण अधिकांश पोर्ट अप्रभावी बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस पोर्ट के मेंटेनेंस के लिए अधिकारियों की तैनाती और अनावश्यक खर्च की आवश्यकता होती है, जिससे सरकारी संसाधनों पर वित्तीय दबाव पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में कई लैंड पोर्ट स्थित किए गए थे, लेकिन अपेक्षित व्यावसायिक गतिविधियां उत्पन्न करने में विफल रहे। शफीकुल आलम ने कहा, बांग्लादेश में कई अन्य लैंड पोर्ट्स को मंजूरी दी गई, लेकिन उनमें से अधिकांश व्यावसायिक रूप से अप्रभावी है। आवश्यक बुनियादी ढांचों या व्यावसायिक गतिविधियों की कमी के कारण सरकार को इन्हें चालू रखने के लिए अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ता है। इन स्थानों पर अधिकारियों की तैनाती करनी पड़ती है और करदाताओं का पैसा खर्च होता है। पिछले मार्च में बांग्लादेशी जहाजरानी मंत्रालय ने बुनियादी ढांचों की कमी और परिचालन चुनौतियों के आधार पर इन बंदरगाहों को बंद करने की सिफारिश की थी। तो वहीं दूसरी तरफ वायुसेना में कम होते स्क्वाड्रन की संख्या को जल्द से जल्द भरने के लिए भारत ने कुछ कदम उठाए हैं। एक तो भारत ने 97 तेजस 1 फाइटर जेट के प्रोडक्शन को इजाजत दे दी है। दूसरी तरफ भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से सीधे 90 राफेल F4 लड़ाकू विमानों को खरीद के लिए सरकार डील की सिफारिश की है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह प्रस्ताव लंबे समय से लगे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर को दरकिनार करते हुए तत्कालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने राफेल से ही पाकिस्तान के अंदर गहराई से हमले किए थे, लेकिन भारत के पास सिर्फ 36 राफेल थे और भारतीय वायुसेना ने विमानों की कमी को महसूस किया था। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या बेहद कम है। उस ऑपरेशन ने यह कमजोर कड़ी उजागर कर दी कि भारतीय वायुसेना के पास एक साथ कई मोर्चे पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। फिलहाल वायुसेना केवल 31 स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है, जबकि आधिकारिक स्वीकृति 42 स्क्वाड्रन की है। सितंबर 2025 में आखिरी में 21 स्क्वाड्रनों के रिटायर होने के बाद यह संख्या घटकर 29 तक पहुंच जाएगी, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना का मानना है कि 90 अतिरिक्त राफेल F4 विमानों को सीधा खरीद से राफेल फाइटर जेट्स की संख्या 126 तक पहुंच जाएगी। भारत ने 2007 में MMRCA प्रोग्राम के तहत इतने ही फाइटर जेट्स की जरूरत बताई थी। राफेल का F4 वेरिएंट मौजूदा F3R वेरिएंट से काफी ज्यादा एडवांस है। इनमें और ज्यादा शक्तिशाली AESA रडार, अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और नेटवर्क सेंटिंग युद्ध क्षमताएं हैं। भारतीय वायुसेना इस प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी हथियार प्रणालियों जैसे अस्त्र MK2, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और रुद्रम सीरीज की एंटी रेडिएशन मिसाइल को इंटीग्रेट करने की भी योजना बना रही है। ऐसा होने से राफेल F4 वेरिएंट और भी ज्यादा मल्टी रोल हो जाएगा। भारत ने पहले ही नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन के लिए सौदा कर रखा है और अब अगर 90 राफेल F4 के लिए सौदा होता है तो फ्रांस
फ्रांसीसी वायुसेना के बाद भारतीय वायुसेना के पास सबसे ज्यादा राफेल होंगे। आपको बता दें कि राफेल फाइटर जेट को लेकर अगर फ्रांस से समझौता होता है तो फिर मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही राफेल विमानों का निर्माण होगा, जबकि फ्रांसीसी कंपनी सेफ्रॉन भारत में राफेल इंजनों के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने की योजना बना रही है। यदि सौदे पर आखिरी मुहर लग जाता है तो राफेल फाइटर जेट के लिए इंजन की घरेलू असेंबली भी संभव है, यानी भारत की पूरी कोशिश घरेलू एरोस्पेस और रक्षा निर्माण इकोसिस्टम को रफ्तार देना है। इससे भारत को चीन पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वार के दौरान भारत को मदद मिलेगी। हालांकि 90 राफेल के लिए अनुमानित सौदा 27 अरब डॉलर का है, इसलिए इसके बजट को लेकर दिक्कतें आ रही है। ये डील भारत के रक्षा बजट पर भारी दबाव डाल सकती है। इसके अलावा राफेल में स्वदेशी मिसाइलों का इंटीग्रेट करने के लिए भारत को स्वदेशी मिसाइलों का भी प्रोडक्शन तेज रफ्तार से करना होगा और समय पर डिलीवरी जरूरी है और इसके लिए अलग बजट की जरूरत है। हालांकि इसके बावजूद एक्सपर्ट का मानना है कि चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत को मंजूरी में ही सही, लेकिन ये ऐसी साझेदारी करनी होगी। भारत के पास इस डील को टालने के ऑप्शन नहीं है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के तत्काल सुधार की मांग की है। इसके अलावा दोनों ही देश ने एक दूसरे की सुरक्षा परिषद को अस्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया है। यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान की गई है। पीएम मोदी जापान के बाद चीन दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में भारत और जापान की इस मांग को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और जापान की संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। इसमें वर्तमान भू राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए अस्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों का विस्तार शामिल है। उन्होंने UNSC सुधारों को तेजी लाने, विशेष रूप से अंतर सरकारी वार्ता ढांचों के अंतर्गत एक निश्चित विषय पर बातचीत को शुरू करने और एक निश्चित समय सीमा में ठोस परिणाम प्राप्त करने के अपने दृढ़ संकल्प को भी व्यक्त किया है। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि भारत और जापान की प्रधानमंत्रियों ने एक सुधारित UNSC में अस्थायी सीट के लिए एक दूसरे की उम्मीदवारी के लिए अपना पारस्परिक समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने बदलती दुनिया में वैश्विक शासन में योगदान देने वाले संयुक्त राष्ट्र की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया में UN चार्टर में संशोधन शामिल है, जिसके लिए महासभा में 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के सभी अस्थायी सदस्यों P5 सहित 2/3 सदस्य देशों के समर्थन की आवश्यकता होती है। सुधार में प्राथमिक उद्देश्य परिषद की प्रभावशीलता और वैधता को बढ़ाना है, लेकिन विभिन्न देशों के अलग अलग दृष्टिकोण के कारण प्रगति धीमी है। G4 समूह भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी अस्थायी सदस्यता बढ़ाने का समर्थन करता है, जबकि यूनाइटिंग फॉर कॉन्सोनेंस समूह नए अस्थायी सदस्य न जोड़कर अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव देता है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।